Welcome to my channel Horror Stories with Manal Khan. हेलो गाइस। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर गाइस, आई वांटेड टू स्पेशली थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, स्पेशली जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोस को वॉच किया। आई रियली थैंक्स टू देम। और सबसे ज़्यादा बढ़कर मैं स्पेशली यूट्यूब को थैंक यू करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी वीडियोस को रिकग्नाइज़ किया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी वीडियो भी इतनी रिकग्नाइज़ होके आप सब तक पहुंचाई जाएगी। सो थैंक यू टू ऑल, कीप वॉचिंग एंड लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। खुशदार एक ऐसा छोटा पुरस्कार शहर या टाउन जो बलूचिस्तान के इलाके में वाक़या कराची और कोयटा के दरमियान जुड़ने वाली एक शारा है। ये छोटा सा शहर लोगों के आने जाने का मेन शारा है, जिस पे बलूचिस्तान में जितने भी इलाकों से, दूर दराज इलाकों से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को आने जाने वाले बसेस का एक फुल स्टॉप है, या फिर एक मेजर स्टॉप कह लें। यहाँ पे लोग स्टे करके थोड़ी सी थकावट रेस्ट करके अपना खाना वगैरह अक्सर खा के जाते हैं। ये छोटा सा शहर अपनी पुरस्कारियत के लिए काफ़ी मशहूर है, क्योंकि इस छोटे से टाउन को जिन्नों और भूतों का बसेरा समझा जाता है। कई आने जाने वाले गाड़ियों का इन सब मखलूक़ात से वास्ता पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की एक नई कहानी, दिल दहला देने वाली, एक खौफनाक हाईवे कह लें या एक रास्ता कह लें या एक शारा कह लें, मेन शारा जो कि बलूचिस्तान में वाक़या है। ये मेन शारा या ये मेन इलाका कराची से आने वाले और कोयटा से जाने वाले सब बस टर्मिनल्स का एक मेन स्टॉप है, जहाँ पे अक्सर और बेशतर लोग स्टॉप कर लेते हैं। तो कई बार लोगों ने इन सब चीज़ों को देखा है, जो कि बहुत ही खौफनाक है बज़ात ख़ुद। जैसा कि आप सबको पता है कि गैर मरई मखलूक़ात एक अनदेखी मखलूक़ात है, पर फिर भी कई ऐसे जगह मौजूद हैं हमारे ही दरमियान में कि ये चीज़ें अपने वजूद का एहसास करवाने पर इंसान को मजबूर कर देता है कि हाँ, वाकई ये मखलूक़ात हमारे ही दरमियान में कहीं ना कहीं रह रहे हैं। ऐसे ही वाक़या है आज का। ये एक मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त ने सुनाया है। उनका कहना है कि हम अपनी ही कार में डबल सीटर हाइलक्स पिकअप में रवाना हुए कोयटा से कराची की तरफ। तो रास्ते में, जैसा कि मैंने बताया कि ये छोटा सा टाउन या शहर बीच में ही आता है, कोयटा और कराची के शारा में मेन स्टॉप है खुशदार। तो इनका कहना था, हम कोयटा से अपना साजो सामान वगैरह सब कुछ रास्ते का पैक करके चल पड़े। यहाँ से चलते चलते 5 घंटों का सफ़र करते करते हमने सोचा कि अब खुशदार पर ही जाके रेस्ट करेंगे। इनके साथ इनके बच्चे, फैमिली सब मौजूद थे। अंकल का कहना था कि मैं गाड़ी काफ़ी स्पीड पे चलाता था ताकि जल्द अज जल्द खुशदार तक पहुंचा जा सके।
इन पहाड़ियों को चीरते हुए बीच में से खुजदार का इलाका पहुंचा तो इसमें काफ़ी शाम हो चुकी थी। हमें कोयटा से रवाना हुए 5 घंटों का सफ़र भी गुज़र चुका था, बड़ी ही दिक्कत का और सख्त थकावट वाला। सोचा कि खुजदार पहुंचा है तो काफ़ी बसेस भी खड़ी हैं, मुसाफिर उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं आधा एक घंटे के लिए। हम भी वहीं पे रेस्ट करने एक छोटे से होटल में रुक गए। तो हमने सोचा चलो खाना वाना ऑर्डर करते हैं, रिफ़्रेश होके टी ब्रेक कर लेते हैं अपना। उतर के हम सब ने टी पिया, रिफ़्रेश हुए, खाया पिया सब कुछ और इधर उधर थोड़ा सा इस वादी का जायज़ा लेने लगे, पैदल ही वॉक करके इधर उधर बच्चों को लेके। पहाड़ियाँ बड़ी अच्छी लग रही थी, शाम ढल चुकी थी, धूप ढल चुकी थी तकरीबन, और आहिस्ता आहिस्ता दूर दराज इलाके नज़र आ रहे थे और बीच में सिर्फ़ एक यही रोड जो कि मेन रोड था, और ये होटल भी मेन रोड पर ही वाक़या था। खैर हमने रेस्ट करके गाड़ी पर वापस चलकर बैठने का फ़ैसला किया कि अब सब रिलैक्स हो चुके हैं, थोड़ी रेस्ट करके खा पी के टी वगैरह लेके सब कार में बैठ गए वापस। अब हमने सोचा कि गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से जितनी जल्दी हो सके दूसरे ही स्टॉप पे कराची के रुकेंगे, या तो बीच में अगर कहीं पे हमें ब्रेक करना था दूसरे इलाके में जो कि खुजदार से काफ़ी 3-4 घंटे की दूरी पर है। चलते चलते कार में इन्हें कई बार ऐसा फ़ील हुआ कि इनके पिकअप जो कि ख़ुद से फास्ट नहीं हुआ जा रहा। अंकल कहते रहे मैं गाड़ी तो तेज़ चला रहा हूँ पर पता नहीं कार पहले की तरह तेज़ी से नहीं चल रही। जितना मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ कार आगे को जा ही नहीं रही। बड़ी मुश्किल से दिक्कत से चलते रहे और चलते रहे। इसमें 1.5-2 घंटे गुज़र चुके थे या तकरीबन 3 घंटे गुज़र चुके थे। इन्होंने कहा चलो फिर से थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, कार भी इसी बहाने में चेक करवाते हैं कि आखिर मसला क्या है। सीट के बिल्कुल पास ही लेफ़्ट साइड पे आंटी भी बैठी हुई है अपने छोटे से बेबी को पकड़ के। उन्होंने कहा जब वो मिरर पे देखती हैं तो उन्हें कोई दिखता है जैसे कि कोई कार के पीछे बैक साइड पे बैठा हुआ है और उसने कोई ऐसे कपड़ा सा अपने सर पे लपेटा हुआ है, चेहरा नज़र नहीं आ रहा। पर जब अंकल को कहा, अंकल ने ट्राई की अपने चलते गाड़ी में ही, उन्होंने अपने मिरर से देखा, विंड मिरर से देखा, आगे से देखा, पर उन्हें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो कह रहे कोई भी नहीं है, तुम्हारा वहम होगा, अंकल ने कहा। फिर से आंटी कह रही नहीं, जब मैं देखूं मुझे शीशे में कोई ना कोई ऐसे शेडो सा एक बाहर दिखता है जैसे कि कोई बैठा हुआ है। चूँकि अंकल कार जो कि हाईवे है और वो तेज़ चला रहे हैं, पर जब अंकल देखना चाहे तो उन्हें पिकअप की बैक साइड पे कोई भी नज़र नहीं आता। पर ऐसे करते करते इनकी कार बहुत ही मुश्किल से स्पीड पे जा रही थी, जैसे कि यूँ मानो गाड़ी को किसी ने जकड़ा हुआ है भारी सी चीज़ ने और गाड़ी को आगे जाने नहीं दे रहे। अब वो लाख जाकर भी गाड़ी तेज़ नहीं चला पा रहे, पर फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द पहुंचा जा सके नेक्स्ट स्टॉप पर, ताकि कार को चेक करवाए आखिर प्रॉब्लम क्या हुई। इसमें 1-1.5 घंटा गुजर गया है और आंटी कह रही हैं कि बार बार यही कह रही है कि कोई है पीछे, मुझे लग रहा है कोई हमारे साथ है। हो सकता है खुजदार से ही कोई मकामी बंदा जो बेचारा बोल नहीं सका और हमारे ही साथ पीछे बैठ के आ चुका है कि शायद इनको पता ना चले तो मैं पीछे बैक साइड पे बैठ जाऊंगा, चलते में मुझे भी कहीं ना कहीं पहुंचा ही देंगे ये लोग ना और ख़ुद ही उतर जाएंगे। पर अंकल कह रहे कि जी कोई है ही नहीं। बात यहाँ पे बड़ी पुरस्कार होती है कि अंकल को ऐसा कोई फिगर शीशे में नज़र नहीं आ रहा।
جب وہ رائٹ سائڈ کے شیشے پہ ڈور کے شیشے سے دیکھ رہے ہیں یا ونڈ شیلڈ کے شیشے سے چھوٹے سے شیشے سے دیکھ رہے ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور آنٹی کہہ رہی ہے نہیں میرے ہی سائڈ پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، بیک سائڈ پہ، اور اس کی پیٹھ ہے اور کوئی دوپٹہ یا کپڑا سا اپنے سر پہ مول باندھے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ خیر کرتے کرتے وہ سٹاپ پہنچ گیا، اور اسی طرح انہوں نے کسی نہ کسی طرح گاڑی کو وہاں پہ روک دیا۔ جب گاڑی رک گئی، اس میں کافی رات ہو چکی تھی، اب وہ صحیح سے پتہ بھی نہیں چل رہا۔ اب ان کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ جا کے دیکھیں۔ آنٹی تو خیر بیٹھی ہوئی تھی، انکل نے اتر کر پہلے ہی جا کے گیس اسٹیشن سے اپنا گیس ویس اور گاڑی چیک کروائی، اور انکل نے آ کے واپس آنٹی سے کہا کوئی نہیں ہے بھائی، بے فکر رہو، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ خیر انہوں نے پھر سے ٹی منگوایا، ساتھ میں ہوٹل میں رکنے لگے، اسٹے کیا، ٹی پینے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب انہوں نے ٹپ دیا ویٹر کو اور کہا ویٹر سے کہ کتنے پیسے ہوئے، تو ویٹر نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو بندہ آیا ہے اس کا بھی ایک ٹی کپ ہے، اس کے بھی پیسے ہیں، وہ ٹی پی کے چلا گیا ہے۔ یہ لوگ حیران ہو گئے، انکل اور آنٹی ایک دوسرے کو حیرت کے کسی شکلوں سے دیکھ رہے ہیں، حیران تھے کہ ایسا کوئی بندہ ان کے ساتھ ہے ہی نہیں، تو یہ چائے کس سے پی ایکسٹرا، اور وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہ بندہ بتا رہا ہے جو ویٹر ہے، اس نے کہا کہ آپ ہی کی گاڑی سے کوئی اتر کے آیا پیچھے سے، وہی ٹی پی کے چلا گیا ہے، اور اس نے ہم سے چائے بھی مانگی اور وہ چلا گیا ہے۔ خیر یہ بات سن کر انکل اور آنٹی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور جلد از جلد بیچارے اپنے سامان چیزیں لے کے واپس گاڑی میں بیٹھے، اور گاڑی کو پیچھے سے دیکھا، کچھ بھی نہیں، باقاعدہ وہاں پہ دیکھا کہ کسی کے پاؤں کے دبوں کے نشان ہیں مٹی سے بھرے ہوئے، مگر انسان کوئی نہیں تھا۔ اور انہوں نے مقامی بندے سے پوچھا کہ جی ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں تھا، جب میں شیشے میں دیکھ رہا تھا تو پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا، مگر آنٹی کہہ رہی تھی بار بار کہہ رہی تھی کہ کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اس بندے نے کہا کہ جی آپ شکر کریں کہ آپ یہاں تک خیریت سے پہنچ گئے، اور اپنے کلمے پڑھتے رہے، اللہ اور درود یاد کرتے رہے، بولتے رہے۔ جی یہ علاقہ ہے ہی جنات کا، آپ کے ساتھ پیچھے کوئی اور ہستی یا کوئی اور طاقت آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، آپ کی گاڑی میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف بھاری پن اسی چیز کی وجہ سے تھی۔ یہ سب سن کے ان کا دل دہل اٹھا، اور ڈر کے مارے، خوف کے مارے جلد از جلد اس علاقے سے نکلنے کی سوچی، اور وہاں سے خیریت سے دعائیں اور شکر کرتے ہوئے نکل پڑے۔ تو دوستو یہ واقعہ ان کے دلوں پر ایک ایسے خوف بٹھا چکا تھا کہ رہتے دن تک یہ واقعہ وہ کبھی پھر نہیں بھول پائے۔ آئی ہوپ گائز کہ آپ کو یہ کہانی خضدار کی بہت اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو۔